Assalamualaikum girls, we have been discussing this chapter number 2 atomic structure, ठीक है. और Bohr's atomic theory we have to start. और Bohr's atomic theory actually addressed all the problems or defects which were found in Rutherford's model. अब इसमें आपको देर आर 5 postulates. यहाँ पे इन्होंने इसको पहले को भी postulate कहा हुआ है. दिस इज़ नॉट postulate, आप अपनी बुक से देखेंगे. फर्स्ट postulate इज दैट electron in an atom revolves around the nucleus in one of the circular orbit. Each orbit has a fixed energy, so each orbit is also called energy level. अब ये बात तो हमें रदरफोर्ड ने भी बताई थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन ही डिडंट टेल अस अबाउट द ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स एनर्जी. सो बोहर ने क्या फ़र्क हमें बताया? बोहर ने ये बताया कि हर ऑर्बिट की फ़िक्स एनर्जी होगी. जब हर ऑर्बिट की एनर्जी फ़िक्स होगी तो हर ऑर्बिट जो है उसको हम क्या नाम देंगे? एनर्जी लेवल का नाम देंगे. फिर जब हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी, और जितना न्यूक्लियस से नज़दीक होगा इलेक्ट्रॉन, क्लोज होगा, उतनी उसकी एनर्जी कम होगी. This was second postulate, right? Then comes third postulate. इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में. अगर मैं ये आपको डायग्राम शो करूँ तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. सो इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो इन अ सर्कुलर पाथ इट मस्ट हैव सम मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है बच्चों? Momentum is actually product of mass and velocity. अब product of mass and velocity is called momentum. तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम जो है वो होगा एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम अगर इलेक्ट्रॉन का हम देखें तो वो एंगुलर मोमेंटम इज़ mvr. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या है? mvr. सो एंगुलर मोमेंटम mvr ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू h/2 और इनफैक्ट हम इसको कहते हैं nh/2 वेयर n इज़ अ होल नंबर. ओके, n इज़ अ होल नंबर. अच्छा, n हमें क्या बताता है? n टेल्स अस द ऑर्बिट नंबर एंड इट्स अ होल नंबर. तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए होनी चाहिए h/2, यानी ओनली दोज ऑर्बिट्स. अब जैसे n जो मैं आपको कह रही हूँ एंगुलर मोमेंटम nh/2 होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 है. सो एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का होगा h/2. सेकेंड ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 है, तो सेकेंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 2h/2. थर्ड ऑर्बिट में n की वैल्यू 3 है, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 3h/2. राइट? सो only those orbits are permissible for an electron where its angular momentum value is either h/2 or nh/2, where n is a whole number और h क्या है? h is Planck's constant. then comes के ये मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स हैं जो आपके सामने डायग्राम है. सबसे पहले n इज़ इक्वल टू 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल है. इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी E1. n इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड एनर्जी लेवल है. इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी E2. अच्छा, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक n इज़ इक्वल टू 1 में ही रिवॉल्व करता रहेगा तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी. वंस इलेक्ट्रॉन jumps from n is equal to 1 to n is equal to 2,
लोअर से हायर एनर्जी लेवल की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और अगर हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी। और जब तक एक ही ऑर्बिट में रहेगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन जो आपका नेक्स्ट पॉस्टुलेट है, light is absorbed when electron jumps to higher energy orbit and emitted when electron falls into a lower energy orbit. An electron present in a particular orbit does not radiate energy. या आप ये लिख सकते हो कि electron in a same orbit has fixed energy. जब तक same orbit में रहेगा उसकी energy same रहेगी। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट एनर्जी लेवल में E1 है और सेकेंड एनर्जी लेवल में E2 है, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन दोनों का क्या आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन दोनों की एनर्जी का आएगा E2 माइनस E1, और ये जो E2 माइनस E1 है दिस इज द एनर्जी विच इज आइदर एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। कार्बन दिया हुआ है आपको एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12, आपको उसका बोहर मॉडल बनाना है। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6 है, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आपको पता है कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकल आता है, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी 6 है। तो प्रोटॉन इज इक्वल टू 6, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 6, और इलेक्ट्रॉन आपको 6 फिल करने हैं। पहले ऑर्बिट में 2 आ गए, बाकी बचे 4, तो वो अगले ऑर्बिट में चले गए। सो इट हैज़ 2 ऑर्बिट्स। अब आ जाते हैं क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 35। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 17 होंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 17 होंगे, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे 35 माइनस 17 18। सेंटर में हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मेंशन कर दिया, 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन। पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ईच डॉट इज रिप्रेजेंटिंग एन इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 प्लस 2 10 हो गए, एंड हाउ मेनी आर लेफ्ट, 7 और रह गए, 10 प्लस 7 17 है टोटल। तो यहाँ पर लास्ट शेल में आ गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बोहर एटॉमिक मॉडल हो गया क्लोरीन का, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई 3 सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन दीज 2 एटम्स ऑफ ए एंड बी। अच्छा, अब आपको 2 एटम्स दिए हुए हैं ए और बी। ए के अंदर प्रोटॉन 10 हैं, प्रोटॉन बी के अंदर भी 10 हैं। ए के अंदर न्यूट्रॉन 10 हैं, बी के अंदर 11 है। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, ए के अंदर कितने हैं, ए के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। दोनों में फ़र्क क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, और दूसरी चीज़ क्या डिफरेंट है इनमें, मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। बोथ एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बोथ एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। डिसिमिलैरिटीज़ क्या हैं, both atoms have different number of neutrons, both differ in total number of protons and neutrons, this means they have different mass numbers। अच्छा बेटा, ये चीज़ें अपने पास नोट डाउन करते जाइए साथ साथ, व्हेन यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर, तो ये चीज़ें आप अपने पास नोट डाउन करते जाइए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आइसोटोप्स। अब ये जो ऊपर वाले 2 एटम्स हैं ए एंड बी, इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर और मास नंबर डिफरेंट है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये दोनों हैं सेम एलिमेंट के एटम्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। सो व्हाट आर आइसोटोप्स? Isotopes, atoms of an element whose nuclei have same atomic number but different mass number। ये definition हो गई आइसोटोप की, इसको नोट डाउन कर लो। Now come symbols of isotopes of hydrogen and their properties
and their applications in daily life. So hydrogen has three isotopes. First isotope is called H1 protium. प्रोटियम में अब अपने पास लिख लो, बुक खोल कर बैठो और अपने पास लिख लो, प्रोटियम में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एंड इट हैज़ नो न्यूट्रॉन. ठीक है. सिंबल ऑफ प्रोटियम इज H1, whereas this one is mass number. और इसकी प्रॉपर्टीज प्रोटियम की, इट इज़ कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस and insoluble in water and highly inflammable gas. Second isotope is hydrogen 2 deuterium. Deuterium has one electron, one proton and one neutron. अच्छा, one proton और one neutron इसमें मौजूद है तो इसका mass number 2 हो जाएगा. इसका symbol है H2. H2 क्यों है? क्योंकि 2 इसका mass number है. अच्छा, अब आमतौर पे हम वाटर को H2O लिखते हैं. ड्यूटीरियम का सिंबल होता है D. तो हैवी वाटर में जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है वो कहलाता है ड्यूटीरियम. ठीक है. और इस आइसोटोप की जो है वो क्या चीज़ होती है जो डिफरेंट है दूसरे वाटर से, वो है कि इसके अंदर हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है जिसका मास 2 है. तो अब D2O इसका वो हैवी वाटर का फार्मूला होगा. क्या होगा? D2O. और अगर आप उसका मास निकालोगे तो D का मास है 2 इंटू 2 प्लस 16. तो हैवी वाटर का मास है 20. ठीक है. अब आ जाते हैं ट्राइटियम. थर्ड आइसोटोप है हाइड्रोजन का. इसके अंदर ट्राइटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है. ठीक है. सो सबसे पहले प्रोटियम विच हैज़ नो न्यूट्रॉन. सेकेंड इज ड्यूटीरियम विच हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन. एंड थर्ड इज ट्राइटियम विच हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स. Define heavy water. Water that contains hydrogen 2 atoms in place of hydrogen 1 is called heavy water. Give comparison of heavy water and ordinary water. तो आप इनकी physical properties का comparison याद कर लेना. Melting point दोनों का फ़र्क है, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का फ़र्क है, डेंसिटी दोनों की फ़र्क है. और यहाँ पे एक और ऐड कर दो, मोलर मैस. यहाँ पर एक और अपने पास ऐड कर लो, मोलर मैस. मोलर मैस ऑर्डिनरी वाटर का है 18 और हैवी वाटर का है 20. ठीक है. Then comes isotopes of carbon. Carbon has 3 isotopes, carbon 12, carbon 13 and carbon 14. Carbon 12 में carbon 12 has 6 protons and 6 neutrons. Carbon 13 has 6 protons और इसमें होंगे 7 neutrons. And carbon 14 में 6 protons and 8 neutrons होंगे. ठीक है. सही. तो ये 3 isotopes हो गए कार्बन के. So hope you will keep on drawing the diagrams and practice it. Then comes isotopes of chlorine. Chlorine has 2 isotopes, chlorine 35 and chlorine 37. Chlorine 35 में 17 protons हैं और 18 neutrons हैं, whereas chlorine 37 has 17 protons and 20 neutrons. इसका mass 37 है और 17 protons होंगे और 20 neutrons होंगे और एटॉमिक नंबर इन दोनों का 17 ही होगा. अच्छा, इनके सिंबल्स आपको लिखने हैं. पहले वाले का मास नंबर 35 है तो क्लोरीन 1735. अच्छा, याद रखना कि सिंबल के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम स्पेस पे हमने लिखना है एटॉमिक नंबर और टॉप ऑफ द सिंबल हमने लिखना है लेफ्ट साइड पे मास नंबर. 35 इसका मास नंबर है और 17 इसका एटॉमिक नंबर है.
इसी तरह दूसरे वाले का मास नंबर है 37, क्योंकि 20 न्यूट्रॉन्स हैं, 20 + 17 37 बनेगा। ठीक है, परसेंटेज अबंडेंस दोनों की दी हुई है, एक की 75.7 है और दूसरे की 24.3 है। Now comes isotopes of uranium. Uranium has 3 isotopes: uranium-234, uranium-235 and uranium-238। ठीक है, सही, 3 आइसोटोप्स हैं यूरेनियम के। 92 इसका एटॉमिक नंबर है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है ये सब जगह पर, 92 आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मैस नंबर तीनों का फ़र्क है और मैस नंबर तीनों का फ़र्क है और एटॉमिक नंबर तीनों का 92 है। ठीक है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अगर आपने निकालने हो तो आप 235 में से 92 को माइनस करके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। Now you can also be asked a question, why isotopes of an element have similar chemical properties? Because they have same number of protons and electrons, so they have similar chemical properties. अच्छा, अब यहाँ पर ये यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स निकालने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, तो प्रोटॉन 92 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 92 होंगे और न्यूट्रॉन 234 - 92। इसके अंदर प्रोटॉन्स 92 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 92 होंगे सेकंड वाले में, और न्यूट्रॉन्स होंगे 235 - 92। तीसरे में प्रोटॉन्स 92 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 92 होंगे और न्यूट्रॉन्स 238 - 92। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। इस पे बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता है पास पेपर्स में, गिव सम यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं जो जिनकी मुख्तलिफ फील्ड्स में इंपॉर्टेंस है। आयोडीन 131 इज़ यूज्ड टू डायग्नोज थायराइड प्रॉब्लम। सोडियम 24 इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द ऑब्स्ट्रक्शन in circulatory system। आयोडीन 123 का फंक्शन है, ये यूज़ होता है ब्रेन की इमेजिंग के लिए। कार्बन 14 कार्बन का पाथ मालूम करने के लिए फोटोसिंथेसिस में। फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। जैसे सल्फर 35 इज़ यूज टू फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ S2O3- आयंस। मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन को मालूम करने के लिए भी यूज़ करते हैं इनको। एंड दे आर ऑल्सो यूज टू डेट द रॉक्स, सॉइल्स, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड ममीज। ठीक है, आपको जो रॉक्स की एज मालूम करनी है, किसी भी ममीज़ की एज मालूम करनी है, आपको पता है जो आपके पास फॉसिल्स होते हैं उनकी एज मालूम करनी है, तो उसके लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ शेल्स, ऑर्बिट्स एंड एनर्जी लेवल्स। तो अब ये हमने पढ़ा है कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। सबसे पहले शेल्स और ऑर्बिट्स, या जिनको आप एनर्जी लेवल्स कहते हैं। Electron in an atom revolves around the nucleus in one of the circular path called shells or orbits। तो जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको हम शेल कहते हैं और एनर्जी लेवल भी कहते हैं। हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है। ठीक है, अब आप K है वो पहला शेल है, तो उसके लिए N की वैल्यू होगी 1। मैंने आपको बताया था N रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट नंबर, अपने पास लिख लें किताब पे, N किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, N रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिट नंबर को। N = 2 इज़ फॉर L शेल and N = 3 is for M shell। तो जो हर शेल है उसको एनर्जी लेवल कहते हैं और हर शेल के लिए स्पेसिफिक नोटेशंस हैं। पहला शेल K, सेकंड शेल L, तीसरा शेल M, और अगर चौथा शेल होगा तो वो N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सब शेल्स। नाउ शेल्स आर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। जैसे
पहला के शेल है, तो इसमें एक ही सब शेल है विच इज़ 1s। सेकेंड इज़ एल शेल। एल के लिए एन की वैल्यू तो 2 होती है, ये स्मॉल एन होगा। एन की वैल्यू, इसका जो एन है वो 2 है, ऑर्बिट नंबर 2 है, एंड इट हैज़ 2 सब शेल्स। उसके अंदर कौन कौन से 2 सब शेल्स मौजूद हैं? 2s है और 2p है। तीसरा एम शेल है। एम शेल के अंदर 3 सब शेल्स हैं, 3s, 3p एंड 3d। चौथा है एन शेल। एन के अंदर 4 सब शेल्स हैं, 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है, पहले में सिर्फ एक है 1s, दूसरे में 2 हैं 2s, 2p, तीसरे में 3 है 3s, 3p, 3d। यहाँ पे जो 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कौन सा ऑर्बिट नंबर है। और चौथे में 4 सब शेल्स हैं, s, p, d एंड f, तो उसको हम कहते हैं 4s, 4p, 4d एंड 4f। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 6 से कम हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। d में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 10 से कम हो सकते हैं। और f में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं, 14 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 14 से कम हो सकते हैं। अब ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी आप याद कर लीजिएगा बेटा, ये ज़रूरी है। सबसे कम एनर्जी है 1s की, फिर 2s की, फिर 2s के बाद आता है 2p, 2p के बाद आता है 3s, 3s के बाद आता है 3p, 3p के बाद 3d नहीं आता, 4s आता है। वजह क्या है कि 4s की एनर्जी कम है और 3d की ज़्यादा है। तो हमेशा हमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल करने होंगे सबसे कम एनर्जी वाले में, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करने लगे होंगे तो सबसे पहले सबसे कम वाले में फिल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनर्जी ऑर्डर। अब आ जाते हैं ऑफबा प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स fill the lowest energy subshell that is available first. Electrons fill, यहाँ पे लिख लेना, fill the lowest energy subshell that is available first. This means electron will first fill 1s, then 2s, then 2p, then 3s, then 4s and then 3d. ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, डिफाइन करें उसे। सो इट इज़ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द डिफरेंट सबशेल्स, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हाइड्रोजन की लिखनी है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपको मालूम होनी चाहिए उस एलिमेंट की का एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और अब अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो 1s में फिल होगा। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2। ठीक है, 1s2। देन कम्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1s में तो अब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1s में मैंने 2 लिख दिए। उसके बाद जो एक बाकी बच गया वो 2s में चला जाएगा, 2s1। अब यहाँ पे 1 की क्या सिग्निफिकेंस है? 1 ये बता रहा है कि 2s में एक इलेक्ट्रॉन, और ये वाला 2 का क्या मतलब है? दिस 2 शोज कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में एक इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2, 2s2। बोरॉन का 5 है तो उसकी हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p1। ये sp1 नहीं है, ये 2p1 है। कार्बन की 6 है तो दैट बिकम्स 1s2, 2s2, 2p2। अब देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2s में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 और 2 4 हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बाकी 2 आखिरी 2 किस में चले गए? p में चले गए। इसी तरह नाइट्रोजन की 7 है तो 2 s में चले गए, 1s में 2 2s में चले गए। अब आप देख लो कि 2s में 2 से ज़्यादा मैंने नहीं ऐड करना, 2 और 2 4 हो गए, और बाकी 7 - 4 3 बचे, तो वो 3 चले जाएंगे p में। अच्छा, अब आप ये देखते भी जाओ और साथ साथ पॉज करके और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस भी लिखते जाओ। ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक नंबर, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 4। फ्लोरीन का 9 है, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 5। नियॉन का 10 है, 1s में 2, 2s में 2
2 और 2 4, तो P में 6 आ गए। अब देखो सोडियम क्या 11 है, तो 1s 2s 2p, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 4, P में 6 से ज़्यादा हम नहीं डाल सकते, ये 10 हो गए। अब जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो 3s में जाके फिल होगा, ठीक है, सही। अब सीक्वेंस हम याद करना ज़रूरी है। पहले सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, ठीक है। अब ये आपको बुक में टेबल बना हुआ है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के दिए हुए हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, तो वो आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और वो फिर इंशाल्लाह हम अपनी क्लासेस के दौरान 3 दिन जो हमारी क्लासेस हैं, तो एक एक टॉपिक हम हर क्लास में डिस्कस करेंगे इनमें से, ठीक है। एक दिन हमने बोहर्स थ्योरी डिस्कस करना है, एक दिन हमने आइसोटोप्स डिस्कस करने हैं, और एक दिन हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस करना है, ठीक है।